बच्चों बच्चों हम हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में पार्ट 2 संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 के अंतर्गत हम मुगल वंश को आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और अकबर इन तीनों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम जहांगीर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जहांगीर कौन था? जहांगीर अकबर का पुत्र था। इसका जो नाम था वो सलीम रखा गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इनका नाम सलीम रखा गया था। परंतु जब ये सत्ता बैठे या गद्दी इन्होंने संभाली, उस समय नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह के नाम से इन्होंने सत्ता संभाली। ये बेटा एक कट्टर मुस्लिम थे। इन्होंने गुरु अर्जुन देव को इन्होंने दंड दिया। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और उनको इन्होंने मृत्यु दंड दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने इस जहांगीर के भाई खुर्रम की मदद करी थी और उस मदद करने के लिए इनको देशद्रोही करार करते हुए मृत्यु दंड दिया। एक विशेष बात जो जहांगीर के बारे में जानी जाती है, न्याय की जंजीर के विषय में इनको बहुत ज़्यादा जाना जाता है। न्याय की जंजीर आगरा के किले में है। अब आपको सोच रहे होंगे न्याय की जंजीर क्या होती है। यानी इन्होंने अपने दरबार में एक घंटी लगवाई थी कि कोई भी फरियादी कोई भी न्याय पाने के लिए आधी रात को भी इनके दरबार में आ सकता है। दरबार की जो घंटी लगी हुई थी उस घंटी को वो बजाता और ये तुरंत वहाँ उसके न्याय के लिए, उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए हाजिर हो जाते थे। इनकी जो आत्मकथा थी वो तुजुक जहांगीरी थी जिन्हें इन्होंने स्वयं शुरू किया था, परंतु इनको जो खत्म किया, इसको जो पूर्ण किया वो मोतीबीर नामक व्यक्ति ने किया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को इन्होंने फांसी दिलवाई थी। इनकी जो विवाह किया था इन्होंने, देखो एक बहुत विशेष बात ध्यान देने की होगी कि इनकी जो कंधार विजय है वो एक बहुत महत्वपूर्ण विजय, कंधार युद्ध जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध साबित हुआ इनके लिए। और इनका जो विवाह हुआ था वो ईरान के एक व्यक्ति थे ग्यास बेग करके, उनकी पुत्री मेहरुनिसा से हुआ था। मेहरुनिसा का विवाह पहले अली कुली नामक एक व्यक्ति से हुआ था। अली कुली व्यक्ति वो अफगान था जिसे कि जहांगीर ने शेर खां की उपाधि दी थी, है ना। शेर अफगान की उपाधि जहांगीर ने उसे दी थी, परंतु उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? वो अफगान जो था ना जिसको शेर खान की उपाधि थी, उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये जो मेहरुनिसा थी ये क्या हुआ, जहांगीर के दरबार में आई और जो अकबर की विधवा थी, है ना, उसकी सेवा देख रेख में और सेवा में रहने लगी। परंतु एक समय के बाद जहांगीर ने जब इसको देखा तो इससे विवाह किया और उसे नूरजहां या नूर महल की उपाधि धारण की। नूरजहां को विशेषतः इसलिए भी जाना जाता है कि राजकार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। इनकी जो माता थी, नूरजहां की जो माता थी अस्मत बानो, उन्होंने गुलाब से इत्र निकाला था। अब देखो जो पहला इत्र जो बनाया वो कहाँ बना? मुगल वंश में बना, है ना। ईरान और जब ये इनसे उन्होंने विवाह कर लिया, जहांगीर ने इनसे विवाह कर लिया तो उनके सम्मान में चांदी के सिक्के चलवाए थे और 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर चित्रकला प्रेमी था, बहुत ही अच्छा चित्रकार, स्वयं भी बहुत अच्छा चित्रकार था। उसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता था। अपनी आत्मकथा में जहांगीर ने स्वयं लिखा है कि कोई भी चित्र हो, चाहे कैसा भी हो, आधा हो, अधूरा हो, या उसकी आंख किसी और ने बनाई हो, होठ किसी और ने बनाया, मैं तुरंत देखकर पहचान सकता हूँ कि यहाँ पर कलाकार बदला है या ये किस कलाकार ने, है ना, किस कलाकार ने इसको बनाया है। उसके दरबार में बहुत से कलाकार चित्रकला प्रेमी थे, चित्रकलाकार थे, जैसे मंसूर खान, उस्ताद बेग, इस तरीके से। तो वो पहचान जाता था कि कौन सी चित्रकार ने क्या बनाया और स्वयं भी बहुत अच्छा चित्रकार था। इसके दरबार में एक दो विशेष बात और हुई थी। कैप्टन हॉकिंस जो कि प्रथम अंग्रेज थे, इसी के दरबार में आए थे। सर टॉमस रो, विलियम फिच और टेरी, ये भी यूरोपीय थे, वो भारत आए थे। तो देखो बेटा, जहांगीर के पश्चात शाहजहां मुगल सम्राट बना। तो शाहजहां जब गद्दी पर बैठे 1627 से 1657 का इनका शासनकाल रहा था। ये जोधपुर के राजा मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के पुत्र थे। 1612 में इनका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो से हुआ।
जिसे कि है ना अर्जुमंद बानो से हुआ। और आपको पता है शाहजहाँ ने अपनी उनको मुमताज़ महल का नाम दिया। और सबसे विशेष बात बताती हूँ मैं आपको, जिस प्रकार जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है, उसी प्रकार शाहजहाँ का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। स्थापत्य कला क्या होती है? स्थापत्य कला यानी मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, जैसे भवनों का निर्माण, महलों का निर्माण, किलों का निर्माण, जो स्थापित की जाती है कोई चीज़, उसका ना वो चीज़ स्थापत्य कला कहलाती है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आपको पता है विश्व प्रसिद्ध आगरा जो है, आगरा में जो ताजमहल है ना, विश्व के आश्चर्य में से एक माना जाता है। ये इन्होंने अपनी पत्नी की याद में उसी की कब्र पर बनाया था। इनकी पत्नी कौन? अर्जुमंद बानो, जिससे कि मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। अर्जुमंद बानो की याद में इन्होंने इसका एक मयूर सिंहासन का भी इन्होंने निर्माण कराया था। मयूर सिंहासन जो कि अभी हमारे पास नहीं है, उसको अंग्रेज ले गए थे। और मयूर सिंहासन में मतलब रत्न जड़ित सिंहासन था यह, और उसमें कोहिनूर का हीरा लगा था। कोहिनूर का हीरा एक बहुत ही महंगा हीरा होता है, जो नायाब हीरा कहलाता है। नायाब यानी नहीं मिलने वाला हीरा कहलाता है, वो उसमें जड़ित था। और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग इन्हीं के काल को कहा जाता है। एक विशेष बात इनके काल की है कि इन्होंने अहमदनगर को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि जो मुगल सम्राट थे अकबर के पश्चात, जैसे जहांगीर हो गए, जहांगीर के पश्चात शाहजहाँ, अब जो शाहजहाँ के पश्चात जो भी उत्तराधिकारी हुए थे बेटा, वो मुगल काल को पतन की ओर ले जाने वाले थे। मतलब वो इतने सफल नहीं हो पा रहे थे। उनमें परस्पर का कि इनकी क्या रानियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती थी, है ना, 2-3 शादियाँ ये करते थे या जितनी भी करते थे, तो उनके जो पुत्र होते थे या इन्हीं के जो पुत्र होते उनके बीच में होता उत्तराधिकार, उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होता था। तो ये शाहजहाँ के शासनकाल से ही ये संघर्ष शुरू हो गया। इसके बाकी सभी पुत्र इतने योग्य नहीं थे जितना कि दारा शिकोह था। दारा शिकोह जो इसका पुत्र था, बहुत ही विद्वान पुत्र था, है ना, बहुत ही महान था। मतलब साहित्य में भी था, युद्ध कला में भी निपुण था, और मतलब एक कहते हैं इसको योग्य उत्तराधिकारी साबित हो सकता है, इस प्रकार का वो व्यक्ति था दारा शिकोह। 15 अप्रैल 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य धर्मट का युद्ध हुआ। इसमें दारा की हार हो गई। ये उत्तराधिकार के लिए संघर्ष, ये धर्मट का युद्ध जो है ना बेटा, क्वेश्चंस में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो इसमें क्या हुआ, दारा की हार हो गई। और उससे पूर्व एक घटना और हुई थी, वो ये हुई थी कि औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया। तो प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसे उसके पुत्र के द्वारा बंदी बना लिया गया? ये वाला क्वेश्चंस भी मोस्ट बनता है। बंदी बना लिया गया था, वो कौन था? शाहजहाँ था। अब देखो, औरंगजेब जो इसका पुत्र था बहुत ही कट्टर मुस्लिम था, कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। और शाहजहाँ नहीं चाहता था कि वो शासक बने, परंतु उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ और उसमें वो विजयी हो गया। प्लस शाहजहाँ जब बीमार हो गया और उसके तो इसको कैद करके इसके बारे में अफवाह उड़ा दी गई कि शाहजहाँ मृत्यु को प्राप्त हो गया, जबकि उसके 8 साल बाद वो मृत्यु को प्राप्त होता और औरंगजेब ने सत्ता हथिया ली थी। शाहजहाँ ने बहुत सी मस्जिदों का निर्माण करवाया, दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी करवाया, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया। आगरा में भी एक जामा मस्जिद है जिसका निर्माण शाहजहाँ की पुत्री ने करवाया था। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री के, छोटे छोटे आपकी आगे कोर्स में भी आते हैं और कंपटीशन फाइट में भी आपको मदद करते हैं, परंतु आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो इतना ही है। शाहजहाँ के पश्चात औरंगजेब गद्दी पर बैठा। 1658 से 1707 इसका शासनकाल है। 24 अक्टूबर 1658 में इसका जन्म हुआ। इनकी जो पत्नी थी वो फारस के राजघराने से संबंध रखती थी। और आपको एक विशेष बात मैं बता दूं, इनका जो बचपन था वो इनकी दादी नूरजहाँ के पास ही ज़्यादातर गुजरा था, है ना। और एक प्रथम मुगल शासक थे जिन्होंने 2 बार अपना राज्याभिषेक किया। आगरा विजय के उपरांत आनंद फानंद यानी तुरंत ही इन्होंने आगरा में एक बार अपना राज्याभिषेक कर लिया। और उसके पश्चात जब इन्होंने आगरा में अपना राज्याभिषेक किया था तो आलमगीर की उपाधि धारण करके इन्होंने राज्याभिषेक किया था। उसके पश्चात देवराई का युद्ध हुआ और उसमें पुनः जीते और 1659 है ना में पुनः राज्याभिषेक किया। कहाँ किया?
दिल्ली में शाहजहाँ के महल में बहुत शानदार तरीके से राज्याभिषेक किया। बेटा इनके बारे में बताती हूँ मैं आपको कि ये एक कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। सुन्नी और शिया मुस्लिम संप्रदाय के दो पंथ हैं, जिनमें से एक कट्टर सुन्नी मुसलमान थे, यानी कि ये केवल अपने धर्म को आगे पहुंचाना चाहते थे। इस्लाम कुरान को इन्होंने अपने शासन का आधार माना और उसी के आधार पर ये इस्लाम के कट्टर समर्थक थे और अपने धर्म का प्रसार करने में, ये अत्याचार करने में, पाप करने में, हत्या करने में भी नहीं झिझकते थे। स्वयं को ये जिंदा पीर क्यों कहते थे? क्या कहते थे? स्वयं को जिंदा पीर कहा करते थे। 22 जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई। बेटा पुरंदर की संधि हुई थी, शिवाजी और औरंगजेब के मध्य हुई थी। तो शिवाजी जब इस संधि के पश्चात शिवाजी जब इनके महल में आते हैं तो उनको एक षड्यंत्र के द्वारा कैद करने का प्रयास किया जाता है, परंतु शिवाजी बहुत चतुर थे और वो इस षड्यंत्र को फेल कर देते हैं, है ना, नाकाम कर देते हैं। और एक सिखों के जो 90 गुरु थे, गुरु तेग बहादुर की भी इन्होंने हत्या करवाई थी। क्यों करवाई थी? पहले तो देखो जहांगीर ने करवाई थी, 5वें गुरु गुरु अर्जन देव की, है ना। उन्होंने क्यों करवाई थी? खुर्रम को शरण देने के कारण। ठीक है, इन्होंने किसकी करवाई? ये क्वेश्चन में आ जाता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सिखों के 90 गुरु की हत्या किसने करवाई थी? गुरु तेग बहादुर थे। और उनकी हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी। क्यों करवाई थी? क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ये औरंगजेब के अत्याचारों का खुलकर विरोध करते थे और समस्त जनता को उसके खिलाफ ही एकत्रित करते थे, तो इसलिए उन्होंने इसकी हत्या करवा दी थी। एक और बात बताती हूँ, जजिया कर को इन्होंने पुनः लगा दिया था। जजिया कर को औरंगजेब ने पुनः लगा दिया था। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर होता है। आपने जब खिलजी वंश पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था ना हमने, एक धार्मिक कर होता है जो कि हिंदुओं से लिया जाता है। अकबर ने जब दीन इलाही की स्थापना करी थी तो अकबर ने उस कर को हटा दिया था, परंतु औरंगजेब ने उसको पुनः लगा दिया। ठीक है, एक और इनके साम्राज्य की विशेष बात है कि बीजापुर और गोलकुंडा को उन्होंने मुगल साम्राज्य में मिलाया था। एक और इससे बढ़कर बात है जो कि जाट विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? जाट विद्रोह भी इनके शासनकाल में हुआ था। गोकुल जाट और राजाराम जाट ने मुगलों के खिलाफ खुलकर विरोध कर दिया था। इसमें गोकुल जाट की तो हत्या कर दी गई, और परंतु फिर भी जाट शांत नहीं हुए थे और मुगलों का विरोध करते रहे। इन्होंने अकबर के किले को भी जमकर लूटा था और उसी के पश्चात भरतपुर में जाट राजवंश की नींव डली थी। ठीक है, इन्होंने कुरान को अपने शासन का आधार माना। उसी के अंतर्गत इन्होंने झरोका दर्शन, तुलादान की प्रकार। तुलादान क्या होता है? तुलादान होता है जिस मुगल बादशाह जब होते थे तो इनके जन्मदिन पर इनको सोने और चांदी से तोला जाता था और उसके पश्चात वो दान कर दिया जाता था। वो तुलादान की प्रक्रिया थी। तुलादान की प्रक्रिया, नवरोज त्योहार, हिंदुओं का धर्म, मतलब इन सबको इसने समाप्त कर दिया। यहाँ तक कि संगीत पर भी, जबकि स्वयं को भी संगीत बहुत अच्छा आता था, स्वयं वीणा बहुत अच्छा बजाता था, परंतु फिर भी इन्होंने संगीत पर भी पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, और 1665 में इन्होंने एक बहुत ही कठोर डिसीजन लिया था, वो था हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश, जिसके अंतर्गत सोमनाथ का मंदिर, काशी के विश्वनाथ मंदिर आदियों को ध्वस्त किया गया, मथुरा के मंदिर को ध्वस्त किया गया। और जिससे आपको पता है जब अत्याचार बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी समाप्ति होनी होती है। 20 फरवरी 1707 में इनकी मृत्यु हो गई। ये मुगल वंश के अंतिम वो सम्राट थे जिसके शासनकाल में मुगल वंश आगे बढ़ा। इसके पश्चात मुगल वंश समाप्त होता चला गया क्योंकि अंग्रेज भी आ गए थे। आपको पता है जहांगीर के शासनकाल में आ गए थे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या करा है इनके साम्राज्य में, जैसे शाहजहाँ के शासनकाल में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, ऐसे युद्ध वगैरह होते रहे। और इसके पश्चात बहादुर शाह जफर जब 1707 में गद्दी पर बैठा, एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ और शासन सत्ता को संभाल नहीं पाया। और 1707 से लेकर 1757 तक मुगल शासन या मुगल प्रशासन या मुगल राज दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बनकर रह गया और अंग्रेजों ने इस चीज का लाभ उठाते हुए अपने शासनकाल को आगे बढ़ाया। तो बेटा यहाँ हमारा मुगल वंश समाप्त हो जाता है। हमने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर के विषय में जानकारी हासिल करी और हमें ये सब चीजें याद भी होनी चाहिए। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हम बनाएंगे और उन्हीं के अनुसार इसको हम याद करेंगे। तो मुगल सम्राट पढ़ने के पश्चात अब हम मुगलकालीन प्रशासन पढ़ना चाह रहे हैं।
देखो, भारतीय विदेशी प्रणालियों का मुगल कालीन प्रशासन जो था, भारतीय विदेशी प्रणालियों का मिला जुला स्वरूप था। क्यों? क्योंकि मुगलों के संबंध विदेशों से हो चुके थे, है ना। अंग्रेज यात्री भी यहाँ आ रहे थे, खुद विवाह भी किया था इन लोगों ने विदेशी महिलाओं से। तो विदेशों से हमारे संबंध शुरू हो चुके थे, इसलिए जो हमारी प्रणाली थी वो मुगलकालीन प्रणाली जो थी वो कैसी थी? भारतीय और विदेशी प्रणालियों का मिला जुला रूप था। सबसे बड़ा जो शासन का अधिपति होता था, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति मानते हैं हम, उस समय बादशाह स्वयं शासन का अधिपति होता था, सबसे ऊंचा, सब सर्वे सर्वा। उसके पश्चात वजीर सबसे बड़ा अधिकारी होता था। जो अधिकारी होते हैं उनमें सबसे बड़ा कौन था? वजीर था। वेतन जो होता है वो पदानुसार दिया जाता था, जैसे जिसका पद होता था उसका वेतन। लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखने की है कि पद पर सबसे पहले कोई भी व्यक्ति नियुक्त होता, उससे पूर्व वो सैनिक ही होता था। फिर जब वो सैनिक बन जाता था, उसके पश्चात देखा जाता था कि उसको किस पद के योग्य वो है और उसको पद दिया जाता था। बादशाह प्रधान सेनापति होता था। जिस प्रकार वर्तमान में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर है ना, तीनों सेनाओं का प्रधान है, उसी प्रकार उस समय बादशाह प्रधान सेनापति हुआ करता था। सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मनसबदारी जात और सवार पर आधारित थे। मनसबदार बनाए जाते थे कि भाई ये इतने इतने सेना का लीडर है, ये मान लो आप, है ना, लीडर है। फिर इनकी जो जात और सवार कितने लोग, पैदल यात्री और किसी पे सवार, घुड़सवार या हाथी सवार कितने हैं, इस प्रकार से उस पर आधारित किया जाता था। प्रांतीय शासन सूबों में विभक्त थे। देखो बेटा, सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? प्रांत। प्रांत के पश्चात प्रांत से छोटी कौन सी? सूबा। सूबे का सूबेदार। सरकार हो जाता था। सरकार के पश्चात परगना। परगना के पश्चात जिला या दस्तूर और उसके पश्चात ग्राम, जिसे मावदा या दी कहा जाता है। यानी प्रांतीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? ग्राम। और सबसे बड़ी कौन सी थी? प्रांत। और इसके मध्य में ये थी। अब आप चाहे नीचे से ऊपर याद कर लो या ऊपर से नीचे याद कर लो, ठीक है। भूमि 3 वर्गों में बटी थी। भूमि जो थी उसको 3 वर्गों में बांटा गया था, खालसा, जागीर और सरयुगल अथवा मदद माश। खालसा भूमि जो होती थी वो सीधी बादशाह के नियंत्रण में होती थी। जागीर भूमि क्या होती थी? आपको वेतन के पत्र, जैसे इस मनसबदार को इतनी जागीर प्रदान की जाती है ना, वो प्रदान की जाती थी। और मदद माश यानी अनुदान में दी जाती थी, दान जिसको दी जाती थी वो कहलाती। मुगल काल में टोडरमल का बंदोबस्त भी बहुत ज्यादा, टोडरमल का भूमि बंदोबस्त बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सी? पोलस, परती, चाचर और बंजर। पोलस भूमि पर हमेशा कृषि की जाती थी, है ना, ये उपजाऊ भूमि होती थी। परती भूमि पर 1 या 2 वर्ष छोड़कर कृषि की जाती थी। चाचर भूमि पर 3 या 4 वर्ष छोड़ की भूमि की कृषि की जाती थी। और बंजर भूमि जो कि कृषि के योग्य नहीं होती थी। सेना भी 4 भागों में बटी थी। वो कैसे बटी थी बेटा? पैदल सैनिक भी थे, घुड़सवार सैनिक भी थे, तोपखाना भी था और हाथी पर सवार सैनिक भी थे। और आपको पता है बारूद का यूज करते थे, सबसे पहले बाबर ने किया था। इसी प्रकार ये मुगल कालीन प्रशासन है और हमारा मुगल काल आज समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम उससे आगे का चैप्टर पढ़ेंगे।